नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आज बहुत खास और बहुत बड़ी खबरें हैं दो, एक आर्यन और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको हम बताएंगे आज ये भारत की बात है में। सबसे पहले बात करेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिन पर आफतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज आपको हम दिखाएंगे जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आर्यन खान के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं, यानी क्या क्या विकल्प बचे हैं आर्यन खान के पास, जिनके जरिए आर्यन सलाखों से बाहर आ सकें। हालांकि उम्मीद यह जताई जा रही थी कि आज अदालत आर्यन को बेल दे सकती है, यानी आज अदालत आर्यन को जमानत दे सकती है। लेकिन उम्मीदों से इतर सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी, जमानत देने से इनकार कर दिया। आपको बताएंगे क्यों आर्यन की जमानत अटक गई। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बार आर्यन खान की दिवाली जेल में मनेगी। हालांकि आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा दिया है, लेकिन फिलहाल तो आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। कुछ और दिन मन्नत से दूर जेल की सलाखों में अभी कुछ और दिन गुजारने होंगे। एक तरफ आर्यन को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ एनसीबी के हाथ अब वो सबूत, वो दस्तावेज लग गए जिसने आर्यन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ये भारत की बात है में आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आर्यन पर आरोपों का वो सबसे बड़ा सबूत जो एनसीबी ने अदालत में पेश किया, कोर्ट को सौंप दिया है, आर्यन खान की वो व्हाट्सएप चैट। जी हां, मोबाइल से निकली हुई वो व्हाट्सएप चैट जिसमें दर्ज है ड्रग्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। वो चैट जो आर्यन और एक अपकमिंग एक्ट्रेस यानी उभरती हुई अभिनेत्री के बीच का बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो उभरती हुई एक्ट्रेस, अपकमिंग एक्ट्रेस है कौन? कौन है वो एक्ट्रेस जिसका नाम आर्यन के साथ ड्रग्स केस में सामने आ रहा है? ये भारत की बात है में आज हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी भी दिखाएंगे, जहां अगले साल सिर्फ कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे, जो कि बुद्ध की नगरी है। चुनाव से पहले कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी, लेकिन लौटते लौटते वो 2022 का चुनावी एजेंडा सेट कर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध की जमीन से विपक्ष को और विकास और अपराध मुक्त यूपी का संदेश दिया। लोहिया के बहाने समाजवादियों को आईना दिखाया और उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर माफिया और गुंडा राज की याद दिला दी। ये भारत की बात है में आज हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के दौरे के बाद कैसे यूपी का चुनावी पारा अचानक से चढ़ गया है। ये भारत की बात है कि शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अब अपनी भाषा में कू ऐप पर। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। तो शुरू करें उससे पहले जल्दी से आपको फटाफट दिखा देते हैं 5 मिनट में भारत। जम्मू कश्मीर के शोपिया और कुलगाम में दहशतगर्दों पर सेना का करारा प्रहार। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, सेना का एक जवान भी शहीद। शोपिया में मारे गए आतंकी का नाम आदिल अहवानी, टारगेट किलिंग में था शामिल आतंकी आदिल। यूपी के कारपेंटर सगीर अहमद की हत्या में था शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से ग्रेनेड बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी, सेना ने एक और आतंकी को ठिकाने लगाया और पुंछ के जंगलों में 10 दिन से चल रही है मुठभेड़। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एनआईए का एक्शन, घाटी में 12 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरुणाचल में भारत चीन सीमा पर फिर बड़ा तनाव, भारत ने एलएसी पर तैनात की बोफोर्स तोप, सेना किसी भी हालात का जवाब देने को तैयार। दिल्ली में बांग्लादेश उच्च आयोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और हिंदुओं की हत्या का विरोध किया।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाकर विरोध जताया। जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे आर्यन खान। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने दी अर्जी। मुनमुन के वकील भी पहुंचे हाईकोर्ट। एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की आर्यन की जमानत अर्जी। अरबाज और मुनमुन को भी नहीं मिली राहत। क्रूज ड्रग्स केस में जेल में बंद है तीनों आरोपी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ। दिल्ली में ईडी के अधिकारी कर रहे हैं जैकलीन से पूछताछ। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला। यूपी को तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया। बौद्ध तीर्थ यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। कुशीनगर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर किया करारा प्रहार। कहा पहले माफियाओं को लूट के लिए थी खुली छूट, योगी राज में माफी मांगता फिर रहा है माफिया। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। मामले पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने लिखा हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। आगरा में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी की मौत पर हंगामा हो गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। कहा मौत पर राजनीति ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 20 थाना के बाहर हिंदू संगठन का प्रदर्शन में आरएसएस समेत कई संगठन शामिल। हिंदू संगठन का आरोप कल ईद मिलादुन नबी के जुलूस में लगे थे पाकिस्तान समर्थित नारे। लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के गोंडा में सैकड़ों वकीलों का प्रदर्शन। शाहजहांपुर में हुई वकील की हत्या के मामले में निकाली आक्रोश रैली। कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुआ केमिकल ब्लास्ट हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाव में सवार 28 लोगों में से 24 को सुरक्षित निकाला गया। एक व्यक्ति की डूबने से मौत, 3 की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 2000 लीटर अवैध शराब और 14 पेटी बनी हुई शराब बरामद। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब की तरफ बढ़ा। कोविन पोर्टल पर रिवर्स काउंटडाउन शुरू। अब तक 99 करोड़ 28 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में से पहले का दौर लौटा। नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से खत्म। पहले की तरह आ जा सकेंगे लोग। घटते कोरोना केस को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 35 पैसे की बढ़ोतरी। पेट्रोल 106 रुपए के पार, डीजल भी पहुंचा 95 रुपए के करीब। नवी मुंबई में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 52 पहुंच गया है। 17 लोग घायल हो गए हैं। लापता 5 लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं सेना के हेलीकॉप्टर्स। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, अब तक आपको किसी ने नहीं बताया, सबने आपको यह बताया कि आर्यन जेल में रहेंगे। लेकिन अब आर्यन का होगा क्या? कब तक जेल में रहेंगे आर्यन? आगे क्या होगा आर्यन का? क्या दिवाली जेल में मनेगी या उससे पहले जमानत मिल जाएगी? यह हम आपको बताने जा रहे हैं। आर्यन का आखिर क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए जरा, अगर आपने ये देख लिया और जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आर्यन जेल से कब बाहर निकलेंगे। आज आर्यन की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही थी। दरअसल आपको बता दें, सेशंस कोर्ट में देखिए हुआ क्या। न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी आर्यन की। सेशंस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद न्यायिक हिरासत, यानी आर्यन जो 14 दिन की जेल में थे, जैसे ही न्यायिक हिरासत खत्म होती है और जमानत नहीं मिलती है तो अपने आप आपकी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत बढ़ जाती है। अब तक जमानत नहीं मिली तो आर्यन को जेल में ही रहना होगा जब तक जमानत ना मिल जाए। आगे देखिए क्या होगा।
बेल खारिज होने के बाद आर्यन के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। पहली बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात, आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई ने जमानत याचिका दायर कर दी है, ऐसी खबरें हैं। आज हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। वो चाहते थे कि आज सुनवाई हो, लेकिन ऑर्डर कॉपी जो होती है वो देर से आई। कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल आर्यन की जमानत पर हियरिंग हो सकती है। और इससे पहले आपको बताएं कि जमानत होने की गुंजाइश कितनी है, यह आप जान लीजिए कि आखिर क्या हाईकोर्ट से जमानत हो जाएगी। तो देखिए कैसे इस तरह के जो मामले होते हैं, इसमें पहले सेशंस कोर्ट ने जमानत खारिज की थी, यानी आर्यन की भी खारिज की थी, और इस तरह के मामलों में पहले भी सेशंस कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है। जिसके बाद लोगों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। यह पहले भी हो चुका है, ऐसे प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जिसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, यानी जमानत की गुंजाइश है हाई कोर्ट से। आपको बताएं आर्यन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब तक सेशंस कोर्ट सभी आरोपियों की जमानत एक साथ सुनवाई कर रहा था। सबसे बड़ा पेच यही है कि सेशंस कोर्ट अब तक सभी आरोपियों की एक साथ सुनवाई कर रहा था मामले की। वो कह रहा था ये सभी एक सूत्रधार में बंधे हुए हैं, ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए सभी की जमानत पर एक साथ सुनवाई होगी। लेकिन हाई कोर्ट में क्या होगा कि आर्यन के वकील कहेंगे कि आरोपी की जमानत पर अलग अलग सुनवाई हो। और अगर अलग अलग सुनवाई हुई, लेकिन एनसीबी के वकीलों ने उस वक्त भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये सब एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इसलिए अलग अलग सुनवाई ना हो। हाई कोर्ट में अलग अलग सुनवाई होगी तो होगा क्या कि अलग अलग सुनवाई होने से केस खराब होगा, ये कहा था एनसीबी ने उस वक्त। हाई कोर्ट में अलग सुनवाई होती है तो जमानत मिल सकती है। एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर है कि हाई कोर्ट से आर्यन को जमानत मिल सकती है। अब आपको बताता हूं आर्यन की जमानत खारिज कैसे हुई। जो ऑर्डर कॉपी आई है, जज ने जो ऑर्डर लिखा है, यानी जज ने जमानत खारिज करने पर जो फैसला लिखा है, वो आपके सामने एक्सक्लूसिवली। अब तक आपने ऑर्डर कॉपी कहीं नहीं देखी। ऑर्डर में क्या लिखा है देखिए जरा। ऑर्डर में लिखा है एनसीबी ने जो सबूत पेश किए, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो सबूत दिए, आर्यन के शामिल होने के संकेत देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर में लिखा है आर्यन के शामिल होने के संकेत देते हैं। ऑर्डर में लिखा है आरोपी नंबर 1 से 3 तक इस मामले में जुड़े हुए हैं, इन पर गंभीर और संगीन आरोप हैं, ये ऑर्डर कॉपी में शामिल है। ऐसे में बेल देना हरगिज सही नहीं होगा अदालत की फैसले में। ये एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 29, इसका मतलब सेक्शन 29 का मतलब साजिश रचने का भी आरोप है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपराध में शामिल नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप चैट भी एक सामने आ गई है। वो व्हाट्सएप चैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा उस व्हाट्सएप चैट में है क्या, जिससे यह साबित होता है, उस व्हाट्सएप चैट से साबित होता है कि आर्यन ड्रग डीलर से संपर्क में थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही वो इस पूरे नेक्सस को, इस पूरे जाल को, इस पूरे जाल के बारे में बात की है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता इस नेक्सस के बारे में कि आर्यन खान ने अपराध नहीं किया है, या जमानत मिलने पर ऐसा अपराध नहीं करेंगे। यही जमानत अटक गई, बेल दी गई तो सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। यह फैसले की कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा था। तो फिर अब आर्यन को जेल में रहना होगा। कौन सी जेल में, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह देखिए जेल में दिखाने जा रहा हूं। यह है वो जेल जिस जेल में आर्यन को रहना होगा। यह है ऑर्थर रोड जेल। इसी जेल में आर्यन को रहना होगा। पिछले 14 दिन से आर्यन खान इसी जेल में थे। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये आर्यन इस 14 दिन से इसी जेल में थे, आगे भी इसी जेल में रहना होगा आर्यन को। तो आर्यन कब तक इस जेल में रहेंगे, आइए आपको दिखा रहा हूं कि आर्यन आखिर कब तक इस जेल में रहने वाले हैं। देखिए जरा, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आर्यन को आखिर जमानत क्यों नहीं मिली, उससे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए जरा, आर्यन को जमानत ना मिलने के पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरूर कोर्ट में गए वकील, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 पॉइंट्स वो हैं, जल्दी से मैं ग्राफिक दिखाऊंगा यहां। 10 पॉइंट वो हैं जो बताते हैं कि आर्यन को जमानत नहीं मिली। पहली वजह जो मैं बता रहा हूं, ड्रग्स लेने के सबूत। वकील ने कहा कि सालों से ड्रग्स ले रहे थे, पहली वजह। दूसरी वजह, गैर जमानती धाराएं लगी हुई हैं जिसमें जमानत का प्रावधान नहीं। तीसरी वजह, ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध, यह एक बड़ी वजह। इसलिए अदालत ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की वजह से जमानत रुकी। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इतना रसूख रखते हैं कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, विदेश भाग सकते हैं, कि यह भी वजह थी जमानत ना मिलने की।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स कनेक्शन जो चैट के जरिए सामने आया, उसने भी जमानत अटका दी। और ड्रग्स के मामले में जो कोड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, फुटबॉल का इस्तेमाल हो रहा था, ब्लास्ट का इस्तेमाल हो रहा था। एक और वजह अरमान कोहली की भी दलीलें दी गई। एक्टर अरमान कोहली फिलहाल जेल में है। इसके अलावा एक्ट्रेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स चैट है, एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स चैट है। लेकिन मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि वो आखिर एक्ट्रेस कौन है जिसके साथ ड्रग्स चैट है। आखिर उस चैट में ऐसा क्या है, जरा इस रिपोर्ट पे देखिए। व्हाट्सएप चैट ने बढ़ाई आर्यन की मुसीबत। डेब्यू एक्ट्रेस के साथ आर्यन का ड्रग्स चैट। कौन है ड्रग्स चैट वाली नई हीरोइन? शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब जेल की सलाखों के पीछे कुछ और दिन रहना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो ड्रग्स वाला चैट, जिसकी वजह से आर्यन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीबी के हाथ आर्यन का वो चैट लगा जिसमें आर्यन एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ नशे की बातचीत करते थे। आर्यन का ये वही चैट है जिसमें दर्ज है आर्यन की ड्रग्स के खेल में शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत। दरअसल एनसीबी के हाथ आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट लगी है। आर्यन की ये चैट एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ की गई जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई है। कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन का चैट सौंपा है। इसमें ड्रग पेडलर के साथ भी चैट सौंपे गए हैं। आर्यन खान को लेकर जांच में कुछ और भी बातें सामने आई है क्या? उनके व्हाट्सएप चैट में किसी अभिनेत्री की भी बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? नो स्पेकुलेशन, जांच चल रही है, जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। यानी ये वही ड्रग चैट है जिसमें आर्यन के गुनाह का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। ये वही सबूत है जिसने आर्यन को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन उस चैट में ऐसा क्या था जो जज ने सिर्फ 2 शब्दों में जमानत खारिज कर दी? दोपहर लंच के बाद 2:45 पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। कोर्ट रूम में जज ने आर्यन की बेल पर सिर्फ फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही पढ़ा। जज ने सिर्फ 2 शब्दों में फैसला सुनाया और कहा, बेल रिजेक्टेड, यानी बेल खारिज। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, उस हीरो से मिलवाने जा रहे हैं जिसने इस पूरे नेक्सस को बस्ट किया। वो कोई और नहीं, वो है समीर वानखेड़े। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है जो अब तक मुंबई से, पूरे मुंबई से ड्रग्स के नेक्सस को, ड्रग्स के रैकेट को खत्म करने की मेहनत में लगा है। सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है समीर वानखेड़े को। देखिए जरा समीर वानखेड़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही जमानत याचिका खारिज हुई आर्यन की, क्योंकि समीर वानखेड़े पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि आर्यन की जमानत याचिका जमानत ना होने पाए। समीर वानखेड़े ने क्या कहा, देखिए जरा। समीर वानखेड़े, तो सवाल यह है, आपको बताऊं तो आर्यन की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आज जमानत पर फैसला आया और जमानत खारिज हो गई। सवाल यह है कि आखिर समीर वानखेड़े का रोल क्या था। आर्यन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि आर्यन को आज बेल मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन को जमानत देने से मना कर दिया। लेकिन एक और शख्स है जिसके लिए आज का दिन काफी बड़ा था। वो नाम है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का। दरअसल पिछले लगभग 1.5 साल से समीर वानखेड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। वो समीर वानखेड़े ही थे जिन्होंने ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचाया। आज जब कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला सुनाया तो हर कोई समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। समीर वानखेड़े भी मीडिया के सामने आए और आदत के मुताबिक सिर्फ 2 शब्द कहे। सोचिए जरा, जिस शख्स की पूरी मेहनत, उसने सिर्फ 2 शब्द कहे। उन 2 शब्दों में समीर वानखेड़े ने कहा, सत्यमेव जयते, यानी सच की जीत हुई। समीर वानखेड़े ने सिर्फ इतना कहा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये पहला मौका नहीं है जब समीर वानखेड़े ने किसी बड़े सितारे को सलाखों के पीछे भेजा हो। इससे पहले भी समीर वानखेड़े बड़े बड़े सितारों पर एक्शन ले चुके हैं और हर बार उनकी जुबान से सिर्फ ये 2 शब्द निकलते हैं। समीर वानखेड़े ने के आरोपों पर क्या कोई कमेंट सर, एक लाइन की। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते। कोई कमेंट सर, एक लाइन की। माझी शुभेच्छा आणि सत्यमेव जयते।
समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया तो सियासी युद्ध छिड़ गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर दर्जनों आरोप लगा दिए। जानबूझकर आर्यन खान को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया, लेकिन समीर वानखेड़े किसी भी तरह के दबाव में आकर काम करने वाले अधिकारी हैं नहीं। इसी वजह से समीर वानखेड़े का नाम सुनकर बड़े बड़े ड्रग माफिया भी कांपने लगते हैं। लेकिन समीर वानखेड़े ने कभी भी इन आरोपों को पर खुलकर बात नहीं की। वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को समीर वानखेड़े निभाते रहे और लगभग 1.5 साल से ड्रग्स केस की जांच में वो इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं पूरी निष्पक्षता के साथ। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इधर आर्यन जेल में है। आर्यन की जमानत खारिज हो रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जंग लगातार जारी है। यह जंग आज भी हो रही है। देखिए सोशल मीडिया पर कैसे लोग लड़ रहे हैं आर्यन की जमानत को लेकर। कोई समर्थन में है, कोई विरोध में। यह देखिए आपके सामने एक शख्स ने जो समर्थन में है, उन्होंने क्या लिखा। आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिला, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फिर भी जमानत नहीं हुई। विरोध में देखिए जिसने ट्वीट किया उसने क्या लिखा। उसने लिखा आराम से उसने लिखा कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी जेल में हैं, इस पर भी अपना मुंह खोलिए। ड्रग्स में सैकड़ों लोग पकड़े गए जो अब तक जेल में हैं। ये लिख रहे हैं उनके जवाब में। एक और शख्स ने लिखा, उन्होंने लिखा 3.5 करोड़ केस कोर्ट में है, कानून अपना काम करेगा। एक और समर्थन में ट्वीट आया, देखिए जरा। जिसने ट्वीट किया उसने लिखा जमानत रद्द हो गई, साफ तौर पर प्रताड़ना है, बिना ड्रग्स लिए 20 दिन से जेल में है। समर्थन वाले ने यह लिखा। उसके जवाब में देखिए क्या लिखा, बाकी 7 आरोपी भी जेल में हैं, आखिर उन पर चुप क्यों हो। एक और शख्स ने लिखा 50% अंडर ट्रायल अभी जेल में ही बंद हैं, उनके बारे में भी कुछ लिखो। एक और समर्थन में ट्वीट आया, आर्यन के समर्थन में किसी ने लिखा न सबूत, न ड्रग्स का सेवन, न ड्रग्स मिली। समर्थन वाले ने लिखा निर्दोष साबित होने तक फिर भी वो दोषी कहलाएगा। विरोध में लिखा किसी ने, क्या लाइब्रेरी में पढ़ते हुए आर्यन की गिरफ्तारी हुई थी? किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जाए, लोग सवाल पूछ रहे थे। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर जंग बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन आर्यन के समर्थन में, शाहरुख खान के समर्थन में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी एक एक कर सामने आए हैं। उसमें सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, बहुत लंबी लिस्ट है जो सेलिब्रिटीज सामने आए। अभी एक बार फिर जमानत खारिज होने के बाद, इससे पहले लगातार सेलिब्रिटीज आर्यन के सपोर्ट में आ रहे हैं। आर्यन खान को लेकर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां समर्थन में उतर आई। कोई शाहरुख खान और गौरी खान का दुख बांटने के लिए पहुंच रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए समर्थन जता रहा। अब जावेद अख्तर भी आर्यन खान के समर्थन में उतर आए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। जावेद अख्तर ने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि आर्यन और उनके परिवार का वो पुरजोर समर्थन करते हैं और आर्यन को हाई प्रोफाइल होने के नाते टारगेट किए जाने की बात कही। जावेद अख्तर के मुताबिक जब आप हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोग आपको नीचा खींचने में उन्हें मजा आता है। सुनिए जरा। इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। लेकिन सिर्फ जावेद अख्तर ही नहीं, आर्यन के समर्थन में बॉलीवुड हस्तियों की कतार लगी हुई। फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने भी आर्यन के मामले पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर दुख जताया। एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश झा ने कहा कि वो ज्यादा तो नहीं जानते, स्क्रीन में दिखाऊंगा, लेकिन आर्यन बड़ी मुश्किल में फंस गया। इस इंटरव्यू में प्रकाश झा ने कहा वो बेचारा बच्चा जो कि शाहरुख खान का बेटा है, बड़ी मुश्किल में फंस गया है। वहीं अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी आर्यन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट साझा करते हुए इस मामले की तुलना OTT प्लेटफॉर्म पर चलने वाली एक वेब सीरीज से की है। ट्विंकल खन्ना का वो पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में एक मार्बल गेम का हवाला देते हुए आर्यन खान पर प्रतिक्रिया दी है और लिखा है
हर खिलाड़ी को जीतने के लिए 10 मार्बल दिए गए और उन्हें दूसरे प्रतियोगी से कंपटीशन जीतकर उसके मार्बल हासिल करने। इस कड़ी में सबसे मजबूत शख्स को हर तरह से हराने की कोशिश की जाती है, जिससे वो अपने मार्बल हार जाता है। जब मैंने शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे भी मार्बल खो गए। उसका दोस्त 6 ग्राम चरस ले जा रहा था, लेकिन कथित तौर पर आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर भी वो 2 हफ्ते से ऑर्थर रोड जेल में बंद है। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी समर्थन में आ गए हैं। बहरहाल आर्यन की जमानत पर संभव है कल सुनवाई हो, इस खबर पर रहेगी नजर। लेकिन एक और बड़ी खबर आज की आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और वहां से पीएम ने यूपी के 2022 चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर विरोधियों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जो कि बुद्ध की नगरी और जमीन कही जाती है। आइए जल्दी से आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर क्या क्या हमला किया। देखिए जरा, एक तरफ मायावती, प्रियंका और अखिलेश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की 2017 से पहले माफियाओं को यहां खुली छूट थी। योगी राज में माफिया माफी मांगता फिर रहा है, यह हुआ है। पहले खुली छूट और लूट की नीति थी। प्रधानमंत्री ने कहा समाजवादी उत्तर प्रदेश का हित भूल गए हैं। समाजवादी नहीं, परिवारवादी की पहचान बन गई है अब इनकी। यह बड़ा हमला था अखिलेश यादव पर। डबल इंजन सरकार ने डबल ताकत लगा दी है। पहले की सरकार को गरीबों की परवाह नहीं थी, यानी अखिलेश और माया पर हमला। पिछली सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ दिया था। केंद्र का पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता था और पहले की सरकारों में हर प्रोजेक्ट में देरी होती थी। ये प्रधानमंत्री ने हमले किए। आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा इस रिपोर्ट पे देखिए। भारत माता की इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव का एजेंडा कर दिया सेट। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। योगी को फुल मार्क्स, अखिलेश पर सवाल। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। विपक्ष पर मोदी का चुन चुनकर प्रहार। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी और इस मौके पर 2022 चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुनकर विरोधियों पर हमले किए। पहले निशाने पर थे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जिन्हें पीएम ने लोहिया और समाजवाद का आईना दिखा दिया। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। यूपी में मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अखिलेश राज में अपराध बेकाबू था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लगे हाथ बुआ और भतीजे के राज की भी याद दिला दी। लेकिन जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। पीएम विरोधियों पर बरसे तो योगी राज में उत्तर प्रदेश में बदलाव को स्वीकार न करने वालों का सच से सामना कराया। गोस्वामी जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुध बुद्धि होती है
वहां हमेशा सुख की स्थिति बनी रहती है और जहां कुबुद्धि होती है वहां हमेशा संकट का साया बना रहता है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने चुन चुनकर उत्तर प्रदेश के माफिया राज पर हमला किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में बाकी सरकारों के दौरान माफिया फल फूल रहे थे, अपराध फल फूल रहा था। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक बार फिर से वही माफिया और गुंडा राज की याद दिला दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 का से पहले का याद करिए, यानी योगी सरकार आने से पहले जो सरकार थी उसकी नीति माफिया को खुली छूट की थी। मोदी का सीधा सीधा निशाना किसी और पर नहीं, अखिलेश यादव पर था। अखिलेश 2022 चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और बीजेपी भी यह मानकर चल रही है कि अखिलेश उनके सामने प्रतिद्वंदी होंगे। मोदी ने मंच पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कहा, आज माफिया माफी मांगते फिर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश की जमीन पर काम उतार कर दिखा रही है। योगी जी और उनकी टीम उस भू माफिया को ध्वस्त कर रही है जो गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों की जमीन पर बुरी नजर रखता था, अवैध कब्जा करता था। योगी राज में माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुए। योगी राज में माफियाओं की 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। इसमें मुख्तार से लेकर अतीक सहित कई बड़े नाम शामिल हैं। इन माफियाओं की संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया गया बल्कि उन पर बुलडोजर भी चला। हालात ये हैं कि अपराधी और माफिया योगी राज में या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर दूसरे राज्य में भागने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को यूपी पुलिस का इस कदर डर है कि वो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधी खुद सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच जाते हैं। नोएडा की यह तस्वीर आपको याद होगी जिसमें अपराधी माफी मांग रहा था और कह रहा था अब कभी नोएडा नहीं आएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने योगी सरकार के कामकाज पर मोहर लगाई। इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर भी पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव चुनाव से 6 महीने पहले एक्टिव हो गए। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश ने योगी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ही नहीं, प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड के बाद से लखनऊ में डेरा जमाए हैं। यह दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही कमजोर कांग्रेस में हर दिन इस्तीफों का दौर चल रहा है। चुनाव के ठीक पहले कभी लखीमपुर तो कभी आगरा के बहाने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जमीन पर इसका कितना असर होगा यह वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए बहन जी पर भी निशाना साधा, यानी मायावती पर। पीएम ने कहा कि पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ लिया था। सुनिए जरा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। लेकिन पीएम मोदी के कुशीनगर को सौगात से पहले ही अखिलेश ने ट्वीट कर क्रेडिट लेने की कोशिश की। शिलान्यास की एक ईंट तक भी अखिलेश ने क्या लिखा देखिए जरा। अखिलेश लिख रहे हैं शिलान्यास की एक ईंट भी इन्होंने नहीं लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए। याद रखें, पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता। जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। इसके साथ ही कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है और करीब हर दिन सबसे ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। कोरोना के विरुद्ध अभियान में देश ने ये लगातार अनुभव किया है। देश में प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। तो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ। देखिए जरा तस्वीर, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जल्दी से स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाऊंगा। 2 करोड़ 72 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है
उत्तर प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 99% तक है। वहीं यूपी में नाइट कोरोना कर्फ्यू आज से खत्म कर दिया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अब कर्फ्यू नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी राज में किसानों को मिलने वाली मदद की तुलना अखिलेश राज से करते हुए बताया कि किस तरह गन्ना किसानों को योगी राज में फायदा हुआ। महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी ही, रामकोला और सिसवा चीनी मिलों तक पहुंचने में गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी भी दूर होगी। और आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से क्या है योगी का विकास मॉडल। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ के इस विकास मॉडल की हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। ग्रिड जल्दी से हटाएंगे हम। योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, यह है योगी राज का विकास मॉडल। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में तेजी आई है। इसके अलावा जल्दी से मूव करेंगे, 135 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है अब तक। मुख्तार अतीक जैसे माफियाओं पर नकेल कसी गई है और निवेशकों की पहली पसंद बना है उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। सत्ता संभालते ही गोहत्या विरोधी कानून लागू हुआ। प्रदर्शनकारियों से हर जाने से वसूली का कानून लागू हुआ। कोरोना काल में शानदार मैनेजमेंट भी हुआ जिससे WHO ने पीठ थपथपाई और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछा। यह विकास मॉडल की तस्वीर थी। बहरहाल यह भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।